जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हो। लास्ट में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 25 सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर जो भी है उसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए कुछ प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक बताते हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार आपसे पूछ लेता है, तो रेडियो का आविष्कार जो किया था गुलियल्मो मार्कोनी ने किया था। बिजली का बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। टीवी का आविष्कार जॉन लुई बेयर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेबर को कहते हैं। तो इंटरनेट का विकास बिंट सर्फ और बाब कान ने किया था। ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में सबसे बड़ा महासागर, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। उसके बाद जो हो जाता है अटलांटिक महासागर होता है। उसके बाद हिंद महासागर होता है। तो इस प्रश्न में पूछा तीसरा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा भी। उसके बाद आ जाता है अटलांटिक महासागर जो कि दूसरा सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है हिंद महासागर जो कि तीसरा सबसे बड़ा है। आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा, तो सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है यह सबसे छोटा महासागर है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है महासागरों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। चलिए राइट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज ने 1975 का वर्ल्ड कप जीता। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित हुआ और इसे प्रूडेंशियल कप कहा गया। फाइनल मुकाबला जो हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, विजेता वेस्ट इंडीज रही। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लाइट थे। क्लाइव लाइट ने फाइनल में शानदार शतक लगाया था और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। भारत ने अभी तक जो क्रिकेट विश्व कप जो जीता है वह 1983 और 2011 में जीता। 1983 जो कप्तान थे वह कपिल देव थे और 2011 में जो कप्तान थे वह महेंद्र सिंह धोनी थे टी ओडीआई फॉर्मेट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त परिसंचरण की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे ने 1862 ईस्वी में की थी। चलिए जीव विज्ञान से कुछ संबंधित खोज और उसके आविष्कारकर्ता बताते हैं। जीन की खोज किसने की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। डीएनए की द्विकुंडित संरचना की खोज किसने की, वॉटसन और क्रिक ने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज जेई पुरकिंजे ने की। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जानसेन बंधु ने किया। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की। और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है, तो ध्यान से सुनिएगा। और चाहे तो कॉपी पेन उठा के आप लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को कहां जाने की आवश्यकता होती है। देखिए कितना घुमा कर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहां जाने की आवश्यकता होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 है मीटर है। यह पर्वत हिमालय में स्थित है और नेपाल व चीन की सीमा पर स्थित है। अधिकांश पर्वतारोही नेपाल के रास्ते से चढ़ाई करना पसंद करते हैं क्योंकि मार्ग सुलभ और व्यवस्थित होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। तो एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है वह सागर माथा है। एवरेस्ट का जो तिब्बती नाम है वो चोमोलुंगमा है। सबसे पहले सफल चढ़ाई जो की थी 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नोर्गे ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी। आपसे पूछा है वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। महाजनपदों की संख्या सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछता है कि कितने महाजनपद थे, तो महाजनपदों की जो संख्या थी वह 16 थी, जिसमें से वज्जी एक था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी या वज्ज एक संघात्मक महाजनपद था जहां शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। चलिए कुछ 16 महाजनपदों में से कुछ प्रमुख महाजनपदों की राजधानी बताते हैं आपको। मगध जो कि बहुत ही शक्तिशाली था महाजनपदों में, इसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र भी रही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। वज्जी की तो वैशाली हो जाती है, तो अंग की राजधानी चंपा थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और गणराज्य प्रणाली वाला महाजनपद था वज्जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मौर्य काल विशेषकर सम्राट अशोक के शिलालेखों में किया गया था। यह लिपि दक्षिण भारत की लिपियों जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उत्तर भारत की लिपियों जैसे देवनागरी, बंगाली, गुजराती की मूल आधार मानी जाती। सम्राट अशोक की शिलालेख अधिकतर ब्राह्मी उत्तर भारत में और खरोष्टी उत्तर पश्चिमी लिपियों से लिखे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया था। इसका आधार था 1918 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार की थी एडविन मॉन्टेग्यू, जो कि उस समय भारत राज्य का सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती के। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। अकबर ने उनसे पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा था, और जब जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था उनकी स्मृति में इस नगर की स्थापना की थी। इसका जो स्थान है आगरा के पास उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया था। यह स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस क्षेत्र को कामरूप एक प्राचीन नाम है। भारत के किस क्षेत्र का नाम कामरूप है, जो कि एक प्राचीन नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम का। कामरूप भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम का एक प्राचीन नाम है। यह नाम खासतौर पर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता है। बात हो रही असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम का प्राचीन नाम है कामरूप, और असम का सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बना था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बना था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल में बना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इन गैसों से ओजोन परत को नुकसान होता है। तो स्थल था मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। तारीख था 16 सितंबर 1987 को। उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का चरणबद्ध तरीके से हटाना। भारत द्वारा अनुमोदन हुआ 1992 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबला। उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबला वादन के लिए विश्वविख्यात थे। वह पंडित रविशंकर के साथ उनकी जुगलबंदी के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। पूरा नाम उस्ताद अल्लाह रखा खान। संगीत शैली हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। घराना इनका था पंजाब घराना। उनके पुत्र जाकिर हुसैन भी विश्व प्रसिद्ध तबला वादक हैं। उन्हें तबला को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका असम के महान गायक संगीतकार जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूपेन हजारिका संगीत, साहित्य और फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। 2019
जिसमें उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टेट फॉर्म द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट एक एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव का। स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी या कपिल देव की आत्मकथा है, जो भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 में भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान हैं। चलिए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की और उनकी आत्मकथाएं बताते हैं। कपिल देव, जिनका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, इनकी जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे है। सौरभ गांगुली का जो आत्मकथा का नाम हुआ है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। पीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम 281 एंड बियॉन्ड। और सुनील गावस्कर की जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है सनी डेज रन्स राइस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत होती है, जिस पर हम चलते हैं और जिसमें महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों की बात करें तो क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होता है। मेंटल जो होता है क्रस्ट के नीचे अर्ध ठोस अवस्था में होता है। कोर जो है सबसे अंदर, बाहरी कोर तरल होता है और आंतरिक कोर ठोस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक कौन सा था। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। इसे 1955 में राष्ट्रीयकृत कर भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया कहां वर्णित है। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया कहां वर्णित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। यह एकमात्र संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष में भेजे गए पहले भारतीय नागरिक कौन थे। अंतरिक्ष में भेजे गए पहले भारतीय नागरिक कौन थे, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T11 यान से 1984 में उड़ान भरी। वह IAF के विंग कमांडर थे। उनका प्रसिद्ध कथन था सारे जहां से अच्छा, या प्रचलित हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, यह आपसे पूछा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यह अधिनियम वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण हेतु बना था। तो पारित हुआ था 1972 में। इसे विभिन्न अनुसूचियों में प्रजातियां वर्गीकृत हैं। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभ्यारण्य की स्थापना होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर वो है रन ऑफ कच्छ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। यह क्षेत्र संवेदनशील इकोसिस्टम, जैव विविधता और खारे मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रजातियां जंगली गधा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। देखें आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। और लेवाइजियर ने बाद में बताया कि यह गैस ज्वलन में सहायक होती है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक जो होता है O2 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में गर्मी रोकने में सहायक होती है। जीवाश्म ईंधन जलाने से इसका उत्सर्जन होता है। अन्य गैस है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार में विज्ञान के कितने क्षेत्र शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार में विज्ञान के कितने क्षेत्र शामिल हैं। वैसे नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, परंतु आपसे पूछा विज्ञान के कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के लिए 3 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा, जो जीव विज्ञान में आता है। अन्य क्षेत्र जो होते हैं साहित्य, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा 1950 में मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका पहला संगीत संयोजन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय के शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ खूबसूरत पहाड़ियां, झरनों और हरियालियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमुख जनजातियां खासी, गारो, जयंतियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2024 में भारत का कौन सा राज्य प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित हुआ। 2024 में भारत का कौन सा राज्य प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश जो है वह प्लास्टिक मुक्त राज्य घोषित हुआ। हिमाचल प्रदेश ने 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। राज्य ने इको क्लब, कागज बैग प्रोत्साहन हाथ आदि अभियान भी शुरू किए। यह भारत का पहला पूर्ण प्लास्टिक मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है कंचनजंगा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है तंजाउर चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तंजाउर चित्रकला जो है किस राज्य की पारंपरिक कला है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु का। तंजाउर चित्रकला जो है वह तमिलनाडु का पारंपरिक कला है। या सोने के पत्तों और कीमती पत्थरों से सजी देवी देवताओं की चित्रकारी होती। इसकी शुरुआत नायक काल में हुई 16वीं शताब्दी में। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त शिल्प कला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तंजाउर चित्रकला जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा होता है, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2015 से। उद्देश्य था बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा, या पूछा आपसे, इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा, ये आपसे पूछा। चलिए जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में है। यह पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। 2022 में घोषित हुआ। यह भारत का पहला 100% सौर संचालित गांव बना। यह प्रत्येक घर में सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था है। यह मॉडल स्मार्ट, क्लाइमेट फ्रेंडली और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था का प्रतीक है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है और साथ साथ बताइएगा टोटल आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आज के वीडियो से क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, या आज की वीडियो से क्वेश्चन है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।